नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हिंद चीन क्या है। तो नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि हिंद का मतलब हिंदुस्तान और चीन का मतलब चीन, इन दोनों के बीच में कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हिंद चीन है क्या। तो हिंद चीन के अंदर आज के समय में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ये तीनों देश आज़ाद कैसे हुए। हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में है और इसका क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप इसे लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर भी मान सकते हैं। हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार एवं चीन को छूती है, और वहीं दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में भी म्यांमार के ही कुछ क्षेत्र आते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। लेकिन जो वियतनाम है उसके अंदर भी 3 प्रांत आते हैं, तोंगकिन, अन्नाम और कोचिन, जिसे आप इस मैप में भी देख सकते हो। तो प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोंगकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था, क्योंकि चीन के राजा वहां पर शासन करते थे। वहीं दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, क्योंकि 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी और वहां का शासक भारत वंश का था। आगे चलकर कंबुज यानी कि कंबोडिया भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बन गया और कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर था। लेकिन 16वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से एक देश पर चीन और 2 देशों पर हिंदुस्तान के संस्कृति का प्रभाव था, इसीलिए यह हिंद चीन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी थे, वो भारत आया था व्यापार करने के लिए। और वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत आया था और वह समुद्र में घूमते घूमते हिंद चीन जा पहुंचा। और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ हिंद चीन में व्यापार करने के लिए। और फ्रांसीसियों को छोड़कर जितने भी देश हिंद चीन आए थे वो अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन जो फ्रांसीसी था वो हिंद चीन पर राज करना चाह रहा था। इसीलिए 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी जो कि पादरी थे वो हिंद चीन पहुंचकर वहीं पर रहने लगते हैं। और 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगता है। और 1783 ईस्वी में जो फ्रांस की सेना थी वो तोंगकिन में प्रवेश करता है और पूरे तोंगकिन पर फ्रांस का राज चलने लगता है। अब ठीक 4 साल बाद 1787 ईस्वी में फ्रांस कोचिन चीन के शासक के साथ संधि कर लेता है और अब फ्रांसीसी वहां पर अपना अधिकार करना चाह रहा था, लेकिन कोचिन चीन पर फ्रांस अपना अधिकार नहीं जमा पाता है। अब देखो, धीरे धीरे समय बीतता है और 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में अन्नाम और कोचिन चीन दोनों जगह पर फ्रांसीसी पादरियों की गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फ्रांसीसियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन होने लगते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखकर फ्रांस 1862 ईस्वी में अपनी सेना अन्नाम और कोचिन चीन में उतारता है और फ्रांस अपनी सेना के दम पर कोचिन चीन पर कब्जा कर लेता है और अन्नाम के साथ संधि कर लेता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो कंबोडिया था वो डर गया था और डर के मारे खुद ही 1863 ईस्वी में फ्रांस के पास जाकर उसकी शरण ले लेता है। और अन्नाम के साथ जो संधि हुआ था वो लगभग 20 साल तक चलती है, लेकिन इन 20 सालों में फ्रांसीसी धीरे धीरे अन्नाम पर भी अपना दबदबा बढ़ा रहा था और 1884 ईस्वी में फ्रांस अन्नाम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। और 20वीं शताब्दी के शुरू में ही 1904 ईस्वी में फ्रांस लाओस पर भी कब्जा कर लेता है। इस तरह से फ्रांस 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लेता है। अब देखो, सवाल यहाँ पर ये आता है कि हिंद चीन में तो कई सारे देश आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन फ्रांस ने ही हिंद चीन पर कब्जा क्यों किया। तो फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा इसीलिए किया क्योंकि जब फ्रांस भारत और चीन में गया था व्यापार करने के लिए तो वहां पर देखा कि यहाँ पर पहले से ही अंग्रेज है और उस समय पर अंग्रेजों का दबदबा वहां पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए वहां से फ्रांसीसियों को जाना पड़ा और वो फिर हिंद चीन आ गए व्यापार करने के लिए। और जब फ्रांसीसी हिंद चीन आए तो देखा कि यहाँ पर किसी का भी दबदबा नहीं है। लेकिन इनसे भी बड़ी बात यह थी कि हिंद चीन में औद्योगिकीकरण के लिए कच्चा माल बहुत ज्यादा था और साथ ही वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध था। इन सब के अलावा हिंद चीन में खनिज संसाधन भी बहुत ज्यादा था, जैसे कि कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि। और जो हिंद चीन के लोग थे वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी। अब देखो, सबसे पहले फ्रांसीसियों ने व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों का शोषण करना शुरू किया। उसके बाद किसानों और मजदूरों का भी शोषण करना शुरू कर दिया और साथ ही फ्रांसीसियों ने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहर बनवाए जिनसे पानी सभी खेतों तक पहुंच जाए।
इन सब के अलावा फ्रांसीसियों ने किसानों से दलदल जमीन और जंगलों में भी खेती करवाना चालू कर दिया। और इनसे हुआ ये कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करने वाला देश बन गया था। इसके अलावा रबर बागानों और कारखानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां पर मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। फ्रांसीसियों ने मजदूरों का भी बहुत ज़्यादा शोषण किया। 8 घंटे के बदले 14 घंटा काम करवाते थे और पैसा भी बहुत कम देते थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी फ्रांसीसियों ने उत्तरी हिंद चीन से दक्षिणी हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क और सड़क का निर्माण करवाया। लेकिन इनसे भी सिर्फ फ्रांसीसियों को ही फायदा हुआ। किसान और मजदूरों का जीवन स्तर और भी गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण करने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि जब शिक्षा की बात आई तो पहले हिंद चीन के लोगों को स्थानीय भाषा या चीनी भाषा में शिक्षा मिलती थी, लेकिन अब फ्रांसीसियों के आने के बाद हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन वहाँ पर रहने वाले फ्रांसीसियों को इस बात से डर लगने लगा था कि अगर हिंद चीन के लोग ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो वो लोग फ्रांसीसियों के खिलाफ हो जाएंगे। इस वजह से फ्रांसीसियों ने आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया और स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। और जब 1920 ईस्वी के दशक में हनोई विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे तो फ्रांसीसियों ने हनोई विश्वविद्यालय को ही बंद कर दिया। इन सब वजह से स्थानीय जनता और कोलोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर हो गया था। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द है कोलोन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को ही कोलोन कहा जाता है। अब देखो, हमने ये समझ लिया है कि हिंद चीन पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कैसे किया था। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। तो देखो, हिंद चीन में शुरू से ही फ्रांसीसियों को समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही हिंद चीन के लोग छोटे छोटे मामलों पर भी फ्रांसीसियों के खिलाफ असंतोष प्रकट करने लगे। और इन परिस्थिति का फायदा उठाकर 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने दुई तान होई नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया और इस संगठन का नेता कुआंग दे को बनाया गया। फान बोई चाओ ने एक किताब भी लिखा जिसे पढ़कर हिंद चीन की जनता जागरूक हो गई और इस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। लेकिन हिंद चीन की जनता के लिए इस किताब से भी बड़ी प्रेरणा का स्रोत यह था कि 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हरा दिया था। मतलब कि जापान एक छोटा देश होकर रूस जैसे बड़े देशों को हरा देता है। उसी समय पर हिंद चीन में एक और राष्ट्रवादी नेता होता है जिसका नाम था फान चू त्रिन्ह। अब होता यह था कि फ्रांसीसियों के खिलाफ जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते थे उसमें फान बोई चाओ और फान चू त्रिन्ह की भूमिका होती थी। लेकिन फान बोई चाओ और फान चू त्रिन्ह इन दोनों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती थी, क्योंकि फान बोई चाओ का कहना था कि फ्रांसीसियों के जाने के बाद राजतंत्र होगा, मतलब कि फ्रांसीसियों के जाने के बाद राजा फिर से शासन करेगा। लेकिन फान चू त्रिन्ह का कहना था कि फ्रांसीसियों के जाने के बाद लोकतंत्र होगा, यानी कि गणतंत्र होगा, किसी राजा का शासन नहीं होगा और हिंद चीन की जनता आज़ाद रहेगी। इसके बाद हुआ ये कि हिंद चीन के कुछ छात्र जो जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए थे वो फान चू त्रिन्ह के विचारों का समर्थन करने लगे और इन सब छात्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था वियतनाम कुआन फुक हुई, मतलब कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। हालांकि हिंद चीन में इतने सारे संगठन बन रहे थे, लेकिन ये सभी संगठन वियतनाम के कोचिन चिन अन्नाम तोमकिन शहर में ही बन रहे थे, क्योंकि शुरुआत में राष्ट्रवाद सिर्फ वियतनाम में ही था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हिंद चीन के लोगों को फ्रांस ने जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और हजारों मजदूरों को बिना पैसे दिए ही जबरदस्ती फ्रांस ले जाकर काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इन सबसे ज्यादा बुरी बात यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के जितने भी सैनिक थे उन सबको फ्रांस पहले वाले लाइन में खड़ा कर देता था, जिसकी वजह से सबसे पहले हिंद चीन के सैनिक मरते थे और मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या हिंद चीन के सैनिकों की होती थी, जो लड़ाई उनकी थी भी नहीं। अब इन सब बातों से हिंद चीन के लोगों पर प्रभाव पड़ता है और 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने मिलकर एक और संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था वियतनामी राष्ट्रवादी दल। और इस संगठन का पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इस संगठन को ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जनता की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी, जिसके कारण जनता ने गुस्से में आकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था, क्योंकि चीन का नियंत्रण हिंद चीन के कृषि उत्पाद, व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर था। फिर भी चीन हिंद चीन के जनता को सपोर्ट नहीं कर रही थी और इसी समय पर एक और संगठन की स्थापना होती है और उस संगठन का नाम था अनामी दल। और इस संगठन को जिसने बनाया था उसका नाम था ज़ुएंगुएन आई और ये पार्टी मास्को के कैंटन से प्रभावित थी और यह आतंकी यानी कि हिंसक विचारों वाली पार्टी थी।
अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में खत्म हो गया, लेकिन ठीक एक साल पहले 1917 ईस्वी में एक वियतनामी छात्र की एंट्री होती है, जिसने वियतनाम की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और उस छात्र का नाम था हो ची मिन्ह। तो अब हम समझते हैं हो ची मिन्ह के बारे में। तो हो ची मिन्ह का जन्म 19 मई 1890 ईस्वी में वियतनाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, और इसके बचपन का नाम न्यूगन आई कोक था। हो ची मिन्ह पढ़ने के लिए पेरिस गए हुए थे, लेकिन वहां पर वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 1917 ईस्वी में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। इसके बाद हो ची मिन्ह और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए। बाद में उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया, और जितने भी लोग इस संगठन से जुड़ते थे उसे सैनिक शिक्षा भी दिया जाता था। और हो ची मिन्ह ने 1930 ईस्वी में वियतनाम में जितने भी राष्ट्रवादी संगठन बने थे उन सबको एकजुट किया, और वियतनाम कांग सांग देंग यानी कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये जो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी थी वो हिंसक विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। अब देखो, होता ऐसा है कि 1930 के दशक में हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी, और इससे परेशान होकर बहुत सारे लोग साम्यवाद को अपना रहे थे, और साम्यवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। अब इस राष्ट्रवादी आंदोलन को खत्म करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी। इसके बावजूद भी आंदोलन चलता रहा, और फिर गुस्से में आकर फ्रांसीसी सरकार ने आंदोलनकारियों के ऊपर हवाई जहाज से बम बरसा दिए। इस घटना से हिंद चीन के हजारों लोग मारे गए, और ये आंदोलन दबसा गया। अब देखो, समय बीतता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हो जाता है, और इसी समय पर वियतनाम में एक और घटना देखने को मिलती है। होता यह है कि वियतनाम में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले इंसान थे उन सबको फ्रांसीसी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना रहे थे, और इसके विरोध में 1939 ईस्वी में वियतनाम में एक आंदोलन होता है, और उस आंदोलन का नाम था हुआ हुआ आंदोलन। हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्टिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, और इस आंदोलन के नेता हुइन फूसो था। ये आंदोलन उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, और इसमें आत्मदाह तक भी शामिल था, मतलब कि ये लोग जरूरत पड़ने पर खुद को ही जला लेते थे। अब देखो, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार जाता है, और फ्रांस में जर्मनी अपनी सत्ता कायम कर लेती है। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने जर्मनी का साथ दिया था, और जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, जिसके चलते फ्रांस के साथ एक संधि होती है, और उस संधि के तहत जापान अपनी सेना हिंद चीन में भेजता है, और पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा लेता है। अब देखा जाए तो हिंद चीन में दो देश शासन कर रहा है, पहला जापानी और दूसरा फ्रांसीसी, लेकिन इन दोनों देशों की आपस में बन नहीं रही थी, और इसका फायदा वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों ने उठाया, और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने हो ची मिन्ह का साथ दिया, और वियत मिन्ह यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। साथ ही हो ची मिन्ह ने पीड़ित किसानों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों को साथ मिलाकर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। छापामार युद्ध नीति का मतलब किसी जगह पर अचानक हमला करके दुश्मनों को मारना होता है। अब देखो, इस समय पर विश्व युद्ध चल रहा था, और जो जापान था वो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो कि एक नौसेना अड्डा था, उस पर हमला कर देता है। और इस हमले के जवाब में अमेरिका 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। और इस परमाणु हमले में जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और पोस्टडम की घोषणा के तहत जापान आत्मसमर्पण कर देता है, और इसके चलते हिंद चीन में जितने भी जापानी सैनिक थे वो वापस जापान चले जाते हैं। और अब फ्रांस के पास भी इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो फिर से हिंद चीन पर अपना साम्राज्य बना सके। इसीलिए कंबोडिया और लाओस में जो पुराने राजा थे वही शासन करने लगे, और अन्नाम का शासक बाओदाई को बनाया गया। लेकिन 25 अगस्त 1945 ईस्वी को बाओदाई ने अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि बाओदाई राजतंत्र को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, और जो राष्ट्रवादी थे वो साम्यवाद को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए बाओदाई को राष्ट्रवादियों के सामने टिकना कठिन लग रहा था, इसीलिए बाओदाई ने अपना पद छोड़ दिया। और इसका फायदा उठाते हुए वियतनाम स्वतंत्रता लीग के राष्ट्रवादियों ने वियतनाम को 2 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और वियतनाम में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना हुई, और इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह को बनाया गया। अब देखो, वियतनाम आज़ाद हो चुका है, लेकिन इसके आगे हमें ये पढ़ना है कि वियतनाम 2 भागों में कैसे टूटा, वियतनाम का युद्ध अमेरिका से कैसे हुआ। अब देखो, जब वियतनाम ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही जो फ्रांस था वो फिर से हिंद चीन में अपना साम्राज्य बनाना चाह रहा था। अब जब फ्रांस हिंद चीन में वापस आया तो वो साथ में एक योजना भी लाया, और उस योजना को फ्रांसीसी नीति भी कहा जाता है। तो देखो, फ्रांसीसी नीति में कौन कौन सी योजना थी हम उसे समझते हैं।
तो पहला फ्रांसीसी नीति ये था कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। मतलब कि फ्रांस ने जितने भी देश पर कब्जा किया होगा उन सबको मिलाकर एक यूनियन बनाया जाएगा और उस यूनियन का हेड फ्रांस रहेगा, बाकी सभी देश फ्रांस के अंदर रहेगा। दूसरा नीति ये था कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। मतलब कि फ्रांस ने जो यूनियन बनाया था फ्रांसीसी महासंघ, उसका अंग हिंद चीन भी रहेगा। तीसरा नीति ये था कि हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। मतलब कि फ्रांस का कहना था कि हिंद चीन के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सबको मिलाकर एक अलग संघ बनाया जाएगा। चौथा नीति ये था कि हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। मतलब कि जो अलग से हिंद चीन संघ बनाया जाएगा उसके विदेश नीति और सैनिक पर फ्रांस का कंट्रोल रहेगा। अब देखो, ये जो फ्रांसीसी नीति थी उसे हिंद चीन के लोग मान लेते हैं और फ्रांस फिर से हिंद चीन पर थोड़ा थोड़ा शासन करने लगता है। अब इसका फायदा उठाकर फ्रांस अपनी सेना वियतनाम के सैगान नामक जगह पर भेजती है, जहां पर वियतनामी छापामारों ने फ्रांसीसी सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रही, जिसके चलते 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता होता है। और इस समझौते में फ्रांस ने वियतनाम को स्वतंत्र मान लिया और साथ ही यह भी माना गया कि वियतनाम हिंद चीन संघ में ही रहेगा और जो हिंद चीन संघ है वो फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। इसके अलावा यह भी माना गया कि फ्रांसीसी सेना तोंगकिन में आकर रहेगा। अब देखो, हनोई समझौता हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी फ्रांस हिंद चीन संघ के सभी राज्यों में अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहा था, लेकिन वियतनामी नेताओं ने इसका विरोध किया। उसके बाद भी फ्रांस कोचिन चीन में जबरदस्ती अपनी सरकार स्थापित कर देता है, जिसके चलते हनोई समझौता टूट जाता है। अब देखो, हो ची मिन्ह के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो फ्रांसीसी सेना का सामने से मुकाबला कर सके, इसीलिए फिर से गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया और इसका फायदा उठाकर फ्रांस बाओ दाई को वियतनाम का शासक बना देता है, क्योंकि वियतनाम में कुछ लोग बाओ दाई को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग हो ची मिन्ह को। अब देखो, जो पूरा विश्व था वो अभी तक 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। मतलब कि पूंजीवादी में वो लोग आते थे जिसके पास पैसा हो, जमीन हो, फैक्ट्री हो। अपने भाषा में कहे तो पूंजीवादी का मतलब अमीर लोग। और साम्यवादी में वो लोग आते थे जो किसान और मजदूर होते थे। अपने भाषा में हम इसे गरीब भी कह सकते हैं। अब देखो, जो देश पूंजीवादी थे उसे अमेरिका और ब्रिटेन सपोर्ट करता था और जो फ्रांस था वो पूंजीवादी था, इसीलिए फ्रांस को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था। और जो हो ची मिन्ह था वो साम्यवादी था और वह अभी तक पूर्ण रूप से साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था और जगह जगह पर हो ची मिन्ह को पूंजीवादियों से टकराना पड़ता था। इन सब परिस्थिति को देखते हुए हो ची मिन्ह ने 1949 ईस्वी में जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श मान लिया और पूरी तरह से साम्यवादी बन गया, जिसके चलते 1950 ईस्वी में रूस और चीन ने वियतनाम को मान्यता दे दी कि वो भी साम्यवादी है और साथ ही वियतनाम को सैनिक और तकनीकी सहायता भी देना शुरू कर दिया। अब देखो, 1950 ईस्वी तक हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दाई की सरकार थी। और जो लाओस और कंबोडिया था उसमें पुराने राजा शासन कर रहे थे जो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। अब देखो, वियतनाम में गोरिल्ला युद्ध पहले से ही शुरू था, लेकिन इसी दौरान दिएन वियन फू नाम के जगह पर गोरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिएन वियन फू नाम के जगह पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। अब देखो, जब ये बात अमेरिका को पता चला कि दिएन वियन फू नाम के जगह पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया है, तो इस बात से अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अमेरिका पहले से ही फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था और उस टाइम पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस था, जो हो ची मिन्ह और साम्यवादियों को सपोर्ट कर रहा था। अब देखो, गुस्से में आकर अमेरिका ने हिंद चीन में अपनी सेना उतारने की घोषणा कर दी। उस समय पर ऐसा लग रहा था कि जैसे तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू हो जाएगा। इन सब परिस्थिति को देखते हुए 1954 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और जो दक्षिणी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रही थी और दक्षिणी वियतनाम में ही 1939 ईस्वी से एक धार्मिक वर्ग आंदोलन कर रहा था और उस आंदोलन का नाम था हुआ हुआ आंदोलन। अब होता यह है कि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार में एक नेता था जिसका नाम था न्यो दिन्ह दियम। न्यो दिन्ह दियम ने बड़ी क्रूरता से हुआ आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया में भी शासन व्यवस्था बदल दी गई और वहां पर संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कंबोडिया और लाओस में साम्यवादी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाह रहा था।
अब देखो इसके आगे हमें 4 और टॉपिक पढ़ने हैं। पहला लाओस में गृह युद्ध, दूसरा कंबोडिया में संकट, तीसरा वियतनाम गृह युद्ध और अमेरिका, और चौथा माइली गांव की घटना। तो अब हम इन सबको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाओस में गृह युद्ध। तो देखो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के बाद लाओस में संसदीय प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया और जेनेवा समझौता में लिए गए फैसले की देखभाल करने के लिए 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड को बनाया गया। अब देखो जब हो ची मिन्ह ने वियतनाम में साम्यवाद लाया था तो इसका प्रभाव पूरे हिंद चीन पर पड़ा था और जो उत्तरी लाओस था उसके 2 प्रांत फुंगसाली और होउ फ्रांस पर साम्यवादियों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब देखो होता यह है कि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन न्यो दिन दियम के हाथों में था और दक्षिणी वियतनाम में पहले के जो राजा थे उनको बाओदाई की सरकार में कोई जगह नहीं मिला था। इसीलिए दक्षिणी वियतनाम के राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर राजनीतिक पकड़ पाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए। इन तीनों भाइयों में से जो पहला राजकुमार था उसका नाम सुबन फुमा था, जो कि एक तटस्थतावादी था। मतलब कि इसको किसी भी सरकार से कोई दिक्कत नहीं थी, ये सिर्फ शासन करना चाह रहा था। और जो दूसरा राजकुमार था उसका नाम था सुफन बोंग, लेकिन वो पाठेत लाओ के नाम से प्रसिद्ध था और ये अपना सैन्य संगठन बनाकर पूरे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। और जो तीसरा राजकुमार था उसका नाम था फूमी नोसबान और ये दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था। मतलब कि ये दक्षिणी वियतनाम जैसी व्यवस्था लाओस में भी लाना चाहता था। अब देखो ये तीनों भाई अपनी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए लाओस में संघर्ष कर रहा था और ऊपर से रूस और अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन कर रहा था, जिसके चलते लाओस में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। और इन सब परिस्थिति को देखते हुए 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव होता है और चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन पाठेत लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन 1957 ईस्वी में दोनों के बीच समझौता हुआ और पाठेत लाओ की पार्टी नियो लियो हक्सत के सदस्यों को भी सरकार में जगह मिल गई। लेकिन जब ये बात अमेरिका को पता चला कि सुवन फुमा और पाठेत लाओ साथ में मिलकर सरकार चला रहा है तो यह बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जो पाठेत लाओ था वो साम्यवादी था और अमेरिका को साम्यवादी पसंद नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने दोनों भाइयों के बीच झगड़ा लगा दिया, जिसके चलते समझौता टूट गया और फिर से गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। अब इन सब परिस्थिति का फायदा उठाकर तीसरा भाई फूमी नोसबान ने अपना सरकार बना लिया। लेकिन 3 महीने बाद ही फिर से तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली, जो कि फ्रांसीसी सेना के अधिकारी थे, उसके नेतृत्व में सैनिक सरकार बनी। लेकिन तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर दिशा की ओर भगा दिया। इस तरह से लाओस में भयंकर गृह युद्ध होने लगा। अब इन सब को देखते हुए भारत ने मई 1961 ईस्वी में 14 राष्ट्रों की एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में तीनों राजकुमारों को साथ में मिलकर मंत्रिमंडल बनाने को बोला गया और इस बात पर सहमति भी बन गई। लेकिन अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया। इन सब परिस्थिति को देखते हुए लाओस में एक बार फिर से चुनाव हुआ और इस बार चुनाव के द्वारा सुवन फुमा को प्रधानमंत्री और फूमी नोसबान को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इस चुनाव से असंतुष्ट होकर पाठेत लाओ ने 1970 ईस्वी में लाओस पर हमला कर दिया और लाओस के जॉर्ज नामक मैदान पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत ज्यादा बमबारी की, लेकिन पाठेत लाओ के हमले को नहीं रोक पाया। वहीं दूसरी तरफ हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिक, अमेरिकी सैनिक, युद्धक विमान और बम वर्षक हेलीकॉप्टर लाओस में प्रवेश किया और इन सब का मकसद हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। लेकिन हो ची मिन्ह मार्ग पर सभी सैनिक फंस जाते हैं और लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण सभी सैनिक को वापस लौटना पड़ता है और अमेरिका यह युद्ध हार जाता है और लाओस में साम्यवादियों की जीत हो जाती है। तो देखो हमने लाओस के गृह युद्ध को अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इस चैप्टर में 3 और टॉपिक पढ़ने हैं कंबोडियाई संकट को। तो देखो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया को स्वतंत्र घोषित करके संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को शासक बनाया गया। नरोत्तम सिंहानुक गुट निरपेक्षता के नीति पर कायम था। मतलब कि नरोत्तम सिंहानुक दुनिया के किसी भी देश के गुट में शामिल नहीं था। लेकिन अमेरिका कंबोडिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। इसीलिए अमेरिका अपनी कूटनीतिक चाल के तहत 1963 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक को मदद करने का फैसला करता है। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक मदद लेने से इनकार कर देता है और यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी और इस बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम के साथ मिलकर कंबोडिया के कुछ गांवों पर हमला कर दिया, जिसके चलते नरोत्तम सिंहानुक का संबंध अमेरिका से खराब हो गया और आगे चलकर अमेरिका ने 1969 ईस्वी में कंबोडिया सीमा क्षेत्र में हवाई जहाज से जहर की वर्षा करवा दी
जिसके चलते लगभग 40,000 एकड़ में की गई रबर की फसल खराब हो गई। उसके बाद नरोत्तम सिंहानुक ने फसल खराब करने के बदले अमेरिका से मुआवजा मांगा और रूस से मदद मांगी कि अमेरिका से मुआवजा दिलाने में उसकी मदद करे। लेकिन अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के पास जाए। इसीलिए उसने नरोत्तम सिंहानुक पर आरोप लगाया कि उसका संबंध उत्तरी वियतनाम और वियतकांगों से है। और इसके अलावा अमेरिका ने षड्यंत्र करके 1970 ईस्वी में वियतनाम के दूतावास के आगे हिंसक प्रदर्शन करवाया, जिसके चलते नरोत्तम सिंहानुक ने वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपना लिया। और इन सब कारणों की वजह से कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंहानुक को सत्ता से हटा दिया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक ने जनरल लोन नोल के सरकार को अवैध घोषित कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार हटाने की अपील की। इसके बाद नरोत्तम सिंहानुक ने उत्तरी वियतनाम और वियतकांगो के सैनिक के साथ मिलकर अप्रैल 1970 ईस्वी में नई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और नरोत्तम सिंहानुक की सेना जीतते हुए कंबोडिया की राजधानी नाम पेन की ओर बढ़ रहा था। और उसी समय पर अमेरिका दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेना कंबोडिया में भेज देता है और भयंकर युद्ध होने लगता है। लेकिन जब ये बात अमेरिका की जनता को पता चला तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का विरोध करने लगते हैं और मजबूरी में राष्ट्रपति निक्सन को कंबोडिया से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ती है। लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना को कंबोडिया में ही रहने को कहा, जिसके चलते कंबोडिया की स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो गई। इन सब परिस्थिति को देखते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया और यह सम्मेलन 16 मई 1970 ईस्वी को जकार्ता में हुआ था। लेकिन इस सम्मेलन के बावजूद भी कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक और लोन नोल की सेना आपस में लड़ती रही और 5 साल बाद नरोत्तम सिंहानुक ने लाल खुमेरी सेना का गठन करके एक निर्णायक युद्ध करने का ऐलान किया और नरोत्तम सिंहानुक की सेना जीत जाती है और लोन नोल को भागना पड़ता है। और अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है और कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया जाता है। गृह युद्ध समाप्त होने के बाद नरोत्तम सिंहानुक फिर से कंबोडिया का राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। लेकिन 3 साल बाद 1978 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। नरोत्तम सिंहानुक के बाद कंबोडिया का शासक ख्यू सम्फान और पोल पोट बनता है और ये दोनों मार्क्सवादी विचारधारा के थे, जिसके चलते कंबोडिया में आतंक का दौर आ गया था। लेकिन 1979 ईस्वी में हेंग सामरिन नाम के एक नेता ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया और ख्यू सम्फान और पोल पोट को हरा दिया। तो देखो, इस तरह से अमेरिका की नीति कंबोडिया के अंदर असफल रही और अमेरिका कंबोडिया के अंदर साम्यवाद को फैलने से नहीं रोक पाया। तो हमने कंबोडियाई संकट को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका को। तो देखो, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम 2 भागों में टूट जाता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर शांति नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी तो वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। अब देखो, जेनेवा समझौता में ये बात भी कही गई थी कि अगर जनता चाहे तो चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। और उसी समय से उत्तरी वियतनाम चाहता था कि वियतनाम का एकीकरण हो। यहाँ तक कि दक्षिणी वियतनाम की जनता भी यही चाहती थी कि वियतनाम का एकीकरण हो जाए। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की सरकार नहीं चाहती थी कि वियतनाम का एकीकरण हो। इसीलिए दक्षिणी वियतनाम के जनता ने 1960 ईस्वी में वियतकांग मतलब कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया और सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। और 1961 ईस्वी तक दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वहां पर आपातकाल की घोषणा करना पड़ा और पूरे दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब देखो, अमेरिका ने सितंबर 1961 ईस्वी में एक श्वेत पत्र जारी किया और उस श्वेत पत्र का नाम था शांति को खतरा। और इस पत्र में लिखा था कि दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध का जिम्मेवार हो ची मिन्ह है। इसके बाद अमेरिका ने 1962 ईस्वी में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम की मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की सच्चाई ये थी कि वहाँ के शासक न्यो दिन दियम के अत्याचारों से जनता परेशान हो चुकी थी और यहाँ तक कि बौद्ध धार्मिक जनता मजबूरी में आत्मदाह कर रही थी। इसी सब को देखते हुए 1963 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम के सेना ने विद्रोह करके न्यो दिन दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना कर दिया। लेकिन इनसे भी जनता की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। अब देखो, अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जितना भी कुछ दक्षिणी वियतनाम में हो रहा है वो सब उत्तरी वियतनाम की वजह से हो रहा है। इसीलिए अमेरिका ने 5 अगस्त 1964 ईस्वी को उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण इतना बड़ा था कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि
इस युद्ध में खतरनाक हथियार, टैंक, बमवर्षक विमान, रासायनिक हथियार नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इन सब हथियारों में सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार रासायनिक हथियार नापाम और ऑरेंज एजेंट था, क्योंकि नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बम और गैसोलीन का मिश्रण था, और जब यह नापाम त्वचा से चिपकता था तो वह जलने लगता था। और जो एजेंट ऑरेंज था वो एक तरह का जहर था, और इनसे होता ये था कि पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था, और इसका प्रयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया गया था। लेकिन अमेरिका ने इसका प्रयोग जंगलों के साथ साथ खेतों और इंसानों पर भी किया, जिसके चलते जन्म लेने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते थे। अब देखो, अमेरिका ये जो युद्ध लड़ रहा था वो उत्तरी वियतनाम के अलावा दक्षिणी वियतनाम के वियतकांग और उसको सपोर्ट करने वाले जनता के खिलाफ भी लड़ रहा था। यहाँ तक कि निर्दोष ग्रामीणों की भी हत्या कर देता था, तो कभी पूरे गांव में आग लगा देता था। 1967 ईस्वी तक हाल ऐसा हो गया था कि अमेरिका ने वियतनाम पर इतना ज्यादा बम बरसाया था कि जितना बम द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी नहीं बरसाया था। इन सब कारणों की वजह से अमेरिका का विरोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। फिर भी अमेरिका युद्ध करता रहा, जिसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी और प्रति वर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर का खर्चा बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम अब साम्यवाद या पूंजीवाद के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो अपना अस्तित्व और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ रहा था। यहाँ तक कि जो वियतनामी महिलाएं थी वो अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर फुल पैंट पहनकर हाथों में बंदूक लेकर युद्ध में शामिल हो जाती थी। और कुछ महिलाएं हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत करती थी, क्योंकि अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि यह हो ची मिन्ह मार्ग उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, और इस रास्ते से सभी लोग जुड़े हुए थे। अब देखो, 1968 ईस्वी में जो वियतकांग था वो अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर हमला कर देता है, जिसके चलते अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचता है। जिसके चलते अब अमेरिका भी शांति चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर। अतः 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता शुरू होती है, लेकिन अमेरिका के जिद के कारण 6 महीने तक शांति वार्ता सफल नहीं होती है, क्योंकि वियतनामियों का कहना था कि अमेरिका पहले बमबारी बंद करे और फिर अपनी सेना पूरे वियतनाम से हटाए। लेकिन इसी बीच जो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक थे हो ची मिन्ह, उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह मरने से पहले एक चिट्ठी लिखा था जिसमें उन्होंने दक्षिणी वियतनाम को आज़ादी दिलाने की बात की थी। और इसी समय पर माइली गांव की घटना काफी चर्चा में आ जाती है, जिसके वजह से अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगती है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। तो कौन कौन से थे वो 5 सूत्री घोषणा? तो पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। और पांचवा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य पूरे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। लेकिन इन शर्तों को मानने से वियतनाम इनकार कर देता है, जिसके चलते अमेरिकी सेना फिर से बमबारी करने लगती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की आलोचना हो रही थी। अब राष्ट्रपति निक्सन को भी लग गया था कि सेना वापस बुलानी पड़ेगी, तो उसने फिर से 8 सूत्री योजना जारी किया, लेकिन वियतनामियों ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम के बीच शांति समझौता तय हो गया। लेकिन समझौते में लिए गए फैसले पर वियतकांग और दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और फिर से फैसले लेने का आग्रह किया। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने इस बार इतने ज्यादा बम बरसाए जिसकी विध्वंसक शक्ति लगभग हिरोशिमा में गिरा हुआ परमाणु बम से भी ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद भी वियतनामियों ने हार नहीं मानी और अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। और इस समझौते की मुख्य बातें ये थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी और जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम है वो आपस में विचार करके एकीकरण का रास्ता निकालेंगे। और अंततः 1975 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। अब देखो, ये जो युद्ध चल रहा था अमेरिका और वियतनाम के बीच, उसमें अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 3,000 सैनिक घायल हुए थे। वहीं दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए थे और इस युद्ध में अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक नष्ट हो गए थे। इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में बुरी तरह से असफल रहा। अब देखो, हमने वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है माइली गांव की घटना। तो देखो, ये माइली गांव दक्षिणी वियतनाम में था और इस गांव के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया और गांव के सभी पुरुषों को मार डाला।
और गांव के जितने भी औरतें और बच्चियां थी उन सबको बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर इन सबको भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लेकिन लाशों के बीच दबा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया और इसके बाद से ही अमेरिकी सेना का पूरे विश्व में बुराई होने लगा। तो देखो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।